तो आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगा सोलो लेवलिंग। मुझे आपको ये बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि ये एनिमे आपको पसंद आएगा, ये डेफिनेटली आपको अच्छा लगेगा, बल्कि मुझे ये कहना चाहिए आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगेगी। तो वीडियो शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें 3 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हमें एक आइलैंड दिखाया जाता है जिसके इर्द गिर्द काफी सारे बैटल शिप्स भी होते हैं। उन्हीं बैटल शिप्स के अंदर 2 लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। उनमें से एक आदमी दूसरे आदमी से कहता है कि क्या हमें उनकी मदद करनी चाहिए, जिसमें वो कहता है कि हमारे हथियार उन चीजों के खिलाफ काम नहीं करते। दरअसल यहाँ पर मॉन्स्टर्स की बात हो रही है। वो कहता है कि उन्हें सिर्फ हंटर्स ही मार सकते हैं और हमें हंटर्स के ऊपर भरोसा रखना होगा। इसके बाद हमें एक हंटर को जंगल में कहीं भागते हुए दिखाया जाता है, जिसके पीछे काफी सारी मॉन्स्टर एंड्स उसका पीछा कर रही थी। वो हंटर भागते हुए अपने दूसरे साथियों के पास जा पहुंचता है। वो एंड्स उन सब के ऊपर अटैक कर देती हैं और उन हंटर्स और उन एंड्स के दरमियान काफी इंटेंस फाइट शुरू हो जाती है। मगर वो एंड्स उनके ऊपर भारी पड़ रही थी, जिसकी वजह से वो सभी काफी ज्यादा जख्मी हो जाते हैं। उनमें से एक एंड उनमें से एक हंटर को मारने ही वाली होती है, तभी कोई आकर उसे बचा लेता है और वो अपने हीलिंग मैजिक से उसे हील भी करने लगता है। तभी उसके पीछे काफी सारी एंड उसके ऊपर अटैक कर देती हैं। मगर एक दूसरा हंटर अपनी थंडर पावर का इस्तेमाल करके उन एंड्स को मारकर उनको बचा लेता है। तभी वहाँ पर एक दूसरा हंटर आकर उन एंड्स को सिर्फ अपने हाथों से ही मार रहा होता है, जिन्हें देखकर बाकी सारे हंटर्स बोलने लगते हैं कि एस रैंक हंटर्स यहाँ पर आ गए हैं। वो थंडर पावर वाला उस हीलर को कहता है कि तुम अभी मरने ही वाले थे, जिस पर वो हीलर कहता है कि मुझे पूरी उम्मीद थी कि तुम मुझे बचा लोगे। तभी वहाँ पर एक व्हाइट रंग की एंड मॉन्स्टर आ जाती है, जिसे देखकर वो दोनों उससे लड़ने जाते हैं। उनमें से एक जाकर उस एंड की दांत पकड़ लेता है और दूसरा उसके ऊपर अपने थंडर पावर से एक जोरदार अटैक करता है। वो पहले वाला हंटर उसके दांत ही उखाड़ के फेंक देता है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर चिल्लाने लगता है और उसके ऊपर अटैक करता है। मगर वो हंटर उसकी एक टांग उखाड़कर दूर जाके उसी टांग से उसके ऊपर अटैक कर देता है, जो सीधा उसके सीने के आर पार हो जाती है और वो एंड वहीं पर मर जाती है। तभी वहाँ पर उस जैसी और भी बहुत सारी एंड्स आ जाती हैं, मगर वो दोनों उन्हें देखकर घबराते नहीं हैं और अपनी अल्टीमेट फॉर्म में आकर उनसे लड़ने लगते हैं। तभी हमें एक दूसरे एस रैंक हंटर को दिखाया जाता है, जिसके साथ और भी बहुत सारे हंटर थे। तभी वहाँ पर भी बहुत सारी एंड्स आ जाती हैं। वो हंटर अपनी फायर पावर से उनके ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से वहाँ पर तमाम छोटी एंड्स खत्म हो जाती हैं। मगर वो बड़ी एंड्स बच गई थी, जिनसे लड़ने का वो दूसरे हंटर्स को ऑर्डर देता है और वो हंटर्स उनसे लड़ने लगते हैं। इसके बाद नरेटर हमें बताता है कि 10 साल पहले अचानक इस दुनिया से दूसरी डिमेंशन के पोर्टल्स कनेक्ट हो गए थे, जिनके अंदर से काफी अलग तरीके के मॉन्स्टर्स और मैजिकल बीस्ट निकले थे, जिनके ऊपर इंसानी हथियारों का कोई असर नहीं होता था। उनसे सिर्फ वही लड़ सकते थे जिनके अंदर कुछ खास मैजिकल पावर अवेक होती थी, जिन्हें हंटर कहा जाता है। उनकी मैजिकल पावर के मुताबिक उनको ई से एस रैंक तक बांटा जाता है और एक दफा जब वो अपनी पावर अवेक कर ले तो वो चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर ले, वो खुद को उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बना सकते। इसके बाद हमें प्रेजेंट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक बिल्डिंग के पास एक पोर्टल खुली हुई थी, जहाँ और भी बहुत से हंटर्स मौजूद थे। वहाँ किम नाम के एक हंटर के पास एक पार्क नाम का हंटर आकर उससे बातें करने लगता है। किम पार्क से कहता है, मुझे तो लगा था कि तुमने हंटर का काम छोड़ दिया था। पार्क उसे बताता है कि मेरी बीवी दोबारा से प्रेग्नेंट है, इस वजह से मैं ये काम दोबारा से शुरू कर रहा हूँ। तभी वहाँ पर एंट्री होती है हमारे हीरो यानी संग जिनवो की, जिसे देखकर सारे हंटर उसे हाय बोलने लगते हैं। किम भी उसे हाय बोलता है। पार्क उससे पूछता है कि आखिर सब लोग उसे इतने अच्छे से ट्रीट क्यों कर रहे हैं, क्या वो कोई बड़ा हंटर है? किम उसे बताता है कि इससे बिल्कुल उल्टा है, ये लड़का हाल ही में हंटर बना है और सभी लोग उसे पूरी इंसानियत का सबसे वीक हंटर कहते हैं। यहाँ तक कि वो एक ई रैंक गेट से भी जख्मी होकर बाहर निकलता है। इसलिए ये माना जाता है कि जिस रेड में ये लड़का शामिल हो वो रेड काफी ज्यादा आसान होती है, जो बात पार्क भी अच्छे से समझ जाता है। किम उसे कहता है कि मुझे बुरा लगेगा अगर वो हमारी बातें सुन लेगा तो। जिनवो कहता है, मगर मैंने ये बात सुन ली है, लेकिन इसमें कोई शक भी नहीं कि उन्होंने बिल्कुल सच बात कही है। तभी उसके सामने एक लड़की जूही आकर कहती है कि तुमने दोबारा से खुद को जख्मी करवा लिया। जिनवो उसे कहता है कि ऐसा तो हमेशा ही होता है। जूही उसे कहती है कि तुम्हें ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए। इसके बाद हमें उन्हें दूसरी जगह पर बैठकर आपस में बातें करते हुए दिखाया जाता है। जूही कहती है कि मैंने तो सुना था कि तुम इस बार तो हॉस्पिटल भी चले गए थे। जिनवो उसे बताता है कि मैं एक ई रैंक डेंजन में गया था, जहाँ पर सिर्फ मैं ही जख्मी हो गया था। जूही उससे पूछती है कि क्या वहाँ पर कोई हीलर नहीं था? जिनवो उसे बताता है कि वहाँ पर सभी हायर रैंक के हंटर थे, इस वजह से उन्होंने हीलर रखना जरूरी नहीं समझा। जिसे सुनकर जूही गुस्से में कहती है कि आखिर वो लोग इतने ज्यादा मतलबी कैसे हो सकते हैं। जिनवो उसे बताता है कि ये मेरी ही गलती है कि मैं इतना कमजोर हूँ। इसके बाद उनके टीम
सेनेटर सन चियोल को दिखाया जाता है, जिसे देखकर सभी हंटर कहते हैं कि ये यहाँ पर सबसे माहिर हंटर हैं। जिनवू उनसे कहता है कि मुझे खुशी है कि मैं आपके साथ काम कर रहा हूँ। इसके बाद वो सभी लोग रेड के लिए तैयार हो जाते हैं और अंदर जाने लगते हैं। किम जिनहू से कहता है कि तुम कोशिश करना कि हमारे पीछे ही रहना और खुद को जख्मी ना कर लेना। जिनहू अपना चाकू निकालते हुए बोलता है कि इसमें मैजिकल पावर ना होने के बराबर है, मगर मैं सिर्फ यही ही अफोर्ड कर सकता हूँ, मगर ये कुछ ना होने से तो बेहतर ही है और आज मैं इसे जरूर आजमाऊंगा। ये कहकर वो उस गेट यानी पोर्टल के अंदर चला जाता है। इसके बाद हमें हंटर गिल्ड के चेयरमैन को दिखाया जाता है, जिससे उसका असिस्टेंट पूछ रहा होता है कि आज आपकी मीटिंग कैसी गई। चेयरमैन बताते हैं कि डेंजन्स का ब्रेक होना काफी बड़ी प्रॉब्लम ला सकता है, लेकिन वो अभी भी डेंजन से मिलने वाले रिसोर्सेज की डिमांड कर रहे थे, लेकिन उनकी डिमांड गलत भी नहीं है। फिर वो एक स्टोन निकालते हुए बताते हैं कि इस स्टोन को हम मॉन्स्टर्स को हराने के बाद ही हासिल कर सकते हैं और ये काफी ज्यादा वैल्यूएबल होते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिनहू ने काफी मेहनत करने के बाद एक स्टोन हासिल कर ही लिया था, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तभी एक गोब्लिन उसके पीछे से आकर उसके ऊपर हमला कर देता है, जिससे वो काफी मुश्किल से बचता है और वो उसके ऊपर अपने चाकू से अटैक करता है, मगर वो चाकू ही टूट जाता है। तभी वो गोब्लिन अपने हथियार से जिनवू को काफी ज्यादा जख्मी कर देता है, जिसे देखकर जूही भी उसके लिए परेशान होने लगती है। तभी पार्क वहाँ पर आकर उस गोब्लिन को मारकर जिनहू को बचा लेता है। वो जूही से कहता है कि तुम इसको हील करो और मैं दूसरे मॉन्स्टर को मारने के लिए जा रहा हूँ। जूही भी जिनवू को फौरन से हील करने लगती है। तभी चेयरमैन हमें बताते हैं कि एसेंस स्टोन्स हमें हायर रैंक के बीच से कलेक्ट होते हैं, जिनके जरिए से हम मॉन्स्टर्स को मारने के लिए हथियार बनाते हैं। हमें डंजन से माना क्रिस्टल भी मिलते हैं, जिनकी डिमांड भी काफी ज्यादा है, जबकि माना क्रिस्टल का पोटेंशियल एसेंस स्टोन्स के बराबर नहीं है। वो असिस्टेंट कहता है कि हो सकता है कि वो माना क्रिस्टल का इस्तेमाल किसी दूसरे काम के लिए करना चाहते हों। चेयरमैन बताते हैं कि वो उसे एक नए पावर सोर्स के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं, जो कि न्यूक्लियर एनर्जी से ज्यादा महफूज और विंड, वाटर और जियोथर्मल एनर्जी से ज्यादा बेहतर हो और ना ही फॉसल फ्यूल्स की तरह हमारी हवा को गंदा करे। वो एसेंस स्टोन्स और माना स्टोन्स के जरिए बिजली बनाने के ऊपर काम कर रहे हैं, जो एक आइडियल एनर्जी सोर्स होगी, एक ऐसा फ्यूल जिसे सिर्फ हंटर ही हासिल कर सकते हैं। इस वजह से हम हंटर्स के कंधों पर काफी बड़ी जिम्मेदारी है। इसके बाद हम देखते हैं कि सोंग चियोल और बाकी सब हंटर ने मिलकर उस डंजन के बॉस मॉन्स्टर को मार दिया था, जिसकी वजह से वो सभी हंटर काफी ज्यादा खुश होने लगते हैं और मिस्टर सोंग की तारीफ करने लगते हैं। दूसरी तरफ जूही जिनवू से कहती है कि आखिर तुम हंटर के तौर पर काम कर ही क्यों रहे हो, जबकि तुम तो हमेशा ही जख्मी हो जाते हो। अगर तुम हमेशा ऐसे ही करते रहे तो एक दिन तुम मारे जाओगे और अभी भी तुम काफी ज्यादा जख्मी हो। जिनवू उससे माफी मांगता है कि हर बार जूही को उसे हील करना पड़ता है। जूही कहती है कि मुझे तुम्हारी माफी नहीं चाहिए, मुझे तो तुम्हारी काफी ज्यादा फिक्र होती है। दूसरी तरफ वो हंटर कह रहे होते हैं कि उन्हें इस डंजन से कोई खास माना स्टोन्स और एसेंस स्टोन्स नहीं मिल पाए, हम इनसे ज्यादा पैसे नहीं कमा पाएंगे। जिनहू भी कहने लगता है कि इतनी कोशिशों के बाद भी वो बस एक छोटा सा ई रैंक का स्टोन ही हासिल कर पाया, जिसके लिए वो तकरीबन मरने ही वाला था। वो इस वजह से काफी ज्यादा दुखी था। तभी एक हंटर उनको आवाज देकर एक जगह पर बुलाता है, जहाँ पर उन्हें एक बहुत बड़ी गुफा दिखाई देती है। मिस्टर सोंग उन सबको कहते हैं कि ये डबल डंजन है। वो उन्हें बताते हैं कि मैंने इस बारे में र्यूमर सुने हैं कि डंजन्स के अंदर एक दूसरी डंजन्स भी अक्सर मिल जाया करती है। उनमें से एक लड़की कहती है कि डंजन बॉस को मारने पर डंजन बंद हो जाती है। हमने डंजन बॉस को मार दिया है, मगर ये डंजन अभी भी बंद नहीं हुई, तो हो सकता है कि ये डबल डंजन ही हो। किम और पार्क कहते हैं तो हम वहाँ जाकर और रिसोर्सेज को इकट्ठा कर सकते हैं। मिस्टर सोंग उनको बताने लगते हैं कि इस तरह की सिचुएशन में हमें हंटर गिल्ड को रिपोर्ट करना पड़ता है और उनके ऑर्डर्स का इंतजार करना होता है। पार्क उनसे पूछने लगता है क्या ऐसे में वो इस डंजन की रिसोर्सेज को अपने पास नहीं रख लेंगे, ये अभी भी एक डी रैंक की डंजन ही है, तो हमारे वहाँ जाने से कोई खास प्रॉब्लम तो नहीं होगी। किम भी कहने लगता है कि वैसे भी हमें इस डंजन से कोई खास माना क्रिस्टल और एसेंस स्टोन्स नहीं मिले। मिस्टर सोंग कहते हैं कि तुम कह तो सही रहे हो, मगर तब भी इसके अंदर खतरा मौजूद है, क्यों ना हम इस काम को करने के लिए वोटिंग करें। उनकी वोटिंग करने के बाद 6 लोग मान जाते हैं और 6 लोग वहाँ नहीं जाना चाहते थे और सिर्फ जुनवू का वोट ही रह जाता है। मिस्टर सोंग उससे इस बारे में पूछने लगते हैं कि आखिर तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है। जिनवू सोचने लगता है कि एक डी रैंक की डंजन भी मेरे लिए काफी ज्यादा खतरनाक है, मगर मेरे डैड काफी टाइम से मिसिंग है और मेरी मॉम हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है, जिनकी ट्रीटमेंट के लिए मुझे पैसों की जरूरत है और मुझे अपनी बहन को कॉलेज भी भेजना है। मैं अपनी फैमिली में कमाने वाला अकेला हूँ, इस वजह से वो वहाँ जाने का फैसला करता है। तभी हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लड़की एक लड़के को एक बहुत बड़ी क्रिस्टल बॉल के ऊपर हाथ रखने का कहती है, जिससे कि उसकी मैजिकल पावर मापी जाएगी और उसे रैंक दी जाएगी। इसी तरह बहुत से लोग हंटर बनने के लिए हंटर एग्जाम दे रहे थे। वहाँ पर एक आदमी फोन पर किसी को बता रहा होता
होता है कि हमने एक बी रैंक और 2 सी रैंक के हंटर को अपने साथ मिला लिया है। वो ये बात एक गिल्ड मास्टर चोही को बता रहा होता है जो कि एक एस रैंक का हंटर है। वो इस बात पर खुश होता है और कहता है कि एज जो जेंडर मायने नहीं रखता, अगर वो काम के हैं तो उन्हें अपने साथ मिला लो, वैसे भी हमें चाहे इन जैसा कोई नहीं मिलने वाला। सीन शिफ्ट होता है और हमें 2 लोगों को बाइक के ऊपर बैठकर एक लेडी का पर्स चुराकर भागते हुए दिखाया जाता है। तभी उनके सामने एक लड़की आ जाती है जो कि एक बहुत ही शानदार फ्लिप मारकर उनसे वो पर्स छीन लेती है। उनकी बाइक का बैलेंस भी बिगड़ जाता है और वो नीचे गिर जाते हैं। वो लड़की उस लेडी को उसका पर्स लौटा देती है। तभी वहाँ पर मौजूद सभी लोग उस लड़की को वहाँ पर घेर लेते हैं। वो कहने लगते हैं ये तो एस रैंक हंटर चाहिन है, जिसकी वजह से चाहिन भी काफी ज्यादा परेशान होने लगती है। वो काफी ऊंची जंप्स मारकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हमें उन्हीं सब हंटर्स को दिखाया जाता है जो कि उसी केव के अंदर चल रहे थे। वो आपस में चलते हुए बता रहे होते हैं कि एक बॉस मॉन्स्टर को मारने के बाद 1 घंटे के अंदर डंजन अपने आप ही बंद हो जाती है। हम 40 मिनट से यहाँ पर चल रहे हैं, इस वजह से हमारे पास सिर्फ 20 मिनट ही हैं। दूसरी तरफ जूही जिन्वू पर गुस्सा कर रही थी क्योंकि वो यहाँ पर नहीं आना चाहती थी, मगर जिन्वू के वोट की वजह से उसे यहाँ पर आना पड़ा। वो कहती है कि पहले भी मैंने तुम्हारी चोटों को काफी मुश्किल से हील किया था और अगर अब तुम्हें चोट लगी तो मेरे लिए तुम्हें हील करना काफी ज्यादा मुश्किल होगा, जिस पर जिन्वू उससे माफी मांगता है। वो सोचने लगता है कि जूही जैसी बी रैंक की हंटर का मेरे साथ होना काफी ज्यादा अच्छा है, जो कि मुझे 1 से ज्यादा बार हील कर सकती है। जूही उसे कहती है कि अगर तुम्हें मुझे मनाना है तो तुम्हें मुझे अपने साथ लंच पर लेके जाना होगा, जिस पर जिन्वू भी मान जाता है। वो चलते हुए एक बहुत बड़े गेट के पास जा पहुंचते हैं। वो समझते हैं कि शायद यही बॉस मॉन्स्टर का रूम होगा, जिसे खत्म करके वो यहाँ से जा सकते हैं। तभी नए बनने वाले हंटर्स को हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन गो गुनही की वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाई जाती है, जहाँ वो उनको बता रहे होते हैं कि कैसे 10 साल पहले इस दुनिया में पहली डंजन ओपन हुई थी, मगर आज भी हम डंजन्स को पूरी तरह से नहीं जानते। एक हंटर बनना काफी ज्यादा मुश्किल काम है, यहाँ तक कि एक एक्सपीरियंस हंटर को भी कभी भी अपना गार्ड डाउन नहीं करना चाहिए। इसके बाद हमें उन हंटर्स को उस गेट के अंदर जाते हुए दिखाया जाता है। गेट खोलते ही वहाँ पर लगी मशालें अपने आप जलने लगती हैं। वो सब देखते हैं कि वहाँ पर काफी बड़े बड़े स्टैचूज मौजूद थे। जिन्वू एक स्टैचू के पास आकर कहता है कि ये यहाँ पर सबसे बड़ा स्टैचू है। उनमें से एक हंटर कहता है कि मुझे तो यहाँ पर कोई मॉन्स्टर दिखाई नहीं दे रहा। मिस्टर सोंग देखते हैं कि वहाँ पर तो एक मैजिकल सर्कल बना हुआ था। तभी कोई मिस्टर सोंग को एक जगह पर बुलाता है जहाँ पर एशियन लैंग्वेज पे कुछ लिखा हुआ था, जिसे मिस्टर सोंग पढ़ने लगते हैं। द कमांडमेंट्स ऑफ कार्टेरियन टेम्पल। फर्स्ट, ईश्वर के आगे झुको। सेकंड, ईश्वर की तारीफ करो। थर्ड, ईश्वर के ऊपर अपना ईमान साबित करो। जो कोई भी इन लॉज को नहीं मानेगा वो जिंदा नहीं बचेगा। तभी जूही कहती है कि मैंने उस बड़े स्टैचू की आंखों को हिलते हुए देखा था, वो जरूर हमें देख रहा होगा। मगर जिन्वू कहता है कि तुमने शायद इस चीज को इमेजिन किया होगा। तभी वो बड़ा दरवाजा वहाँ पर बंद हो जाता है। वो सोचने लगते हैं कि कहीं हम यहाँ पर ट्रैप तो नहीं हो गए। उनमें से एक आदमी गुस्से में कहता है इस वजह से मैं यहाँ नहीं आना चाहता था, और वो वहाँ से जाने लगता है। वो जैसे ही उस गेट के पास पहुँचता है, वहाँ पर खड़ा एक बहुत बड़ा स्टैचू अपनी कुल्हाड़ी की मदद से उसे वहीं पर काट डालता है, जिसे देखकर वहाँ पर मौजूद सारे हंटर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। जिन्वू घबराते हुए सोचने लगता है कि वो तो एक डी रैंक का हंटर था, आखिर वो इतनी आसानी से कैसे मारा गया, जबकि वो मुझसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एक डी रैंक की डंजन में ऐसा होना नामुमकिन है। फिर वो सोचने लगता है कि अगर ये स्टैचू मूव कर सकते हैं तो यानी कि वो बड़ा स्टैचू भी हिल सकता होगा। फिर वो उस बड़े से स्टैचू को देखता है जो कि उसे ही घूर रहा था। फिर वो अपने बारे में बताने लगता है कि मैं कई दफा मौत के मुंह से बचा हूँ, यहाँ तक कि मैं अपनी फर्स्ट रेड पे भी अपने साथियों से बिछड़ गया था। एक ई रैंक के मॉन्स्टर ने मुझ पर अटैक कर दिया था और मुझे 1 हफ्ते के लिए हॉस्पिटल में रहना पड़ा था। एक लैब्रिंथ में तो मैं तकरीबन मर ही चुका था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि डंजन का लेवल कितना लो है, मुझे हमेशा अपनी जान को बचाने के लिए लड़ना ही पड़ता है। बहुत से हंटर एसिन स्टोन बेचकर जो पैसे कमाते हैं उनसे अपने लिए हथियार खरीद लेते हैं, इसलिए वो स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर से लड़कर ज्यादा पैसे कमा लेते हैं। मगर मैं एक सस्ता सा नाइफ ही अफोर्ड कर सकता हूँ, और अगर ये टूट जाए तो मुझे अपने खाली हाथों से ही लड़ना पड़ेगा। मैंने बहुत सी खतरनाक जॉब्स की जिनका रिस्क उसके इनाम से ज्यादा था, मगर खुद को बचाने के लिए मैं अपनी आंखें हमेशा खुली रखता हूँ और एक बेहतर मौके की तलाश में रहता हूँ, इसलिए मैं बड़े खतरे के बारे में बता सकता हूँ। जिन्वू वहाँ पर मौजूद तमाम हंटर्स को नीचे झुकने का कहता है। तभी वो बड़ा स्टैचू अपनी आंखों से उनके ऊपर लेजर लाइट शूट कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक हंटर खड़ा रहने की वजह से जलकर राख हो जाता है। हम देखते हैं कि जूही तो इस वजह से
काफी ज्यादा डर गई थी। जिन घबराते हुए सोचने लगता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, आखिर ऐसा मुमकिन भी कैसे है, हम इस जगह पर आकर फंस गए और मरने की कगार तक पहुंच गए हैं, क्या हम लोग मरने वाले हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, वीडियो कैसी लगी इस बारे में कमेंट में बताएं। इस तरह की मजीद वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। तब तक के लिए सायोनारा।